हेलो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसपी शर्मा क्लासेस। चलो आज हम ये टॉपिक करेंगे साइबर सिक्योरिटी में। थोड़ा सा हमारा बचा हुआ है इश्यूज विद द इंटरनेट। इंटरनेट के यूज करने में क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, उनके बारे में हम बात करेंगे। इसमें जो है बेसिकली सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो हमारे पास यही वाला है, नेट न्यूट्रलिटी। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सबसे ज्यादा मेनली यही है। इसका मतलब क्या होगा? देखिए, आपने 2-3 साल पहले टर्म्स काफी न्यूज़पेपर में, मीडिया में काफी सुनी होगी, नेट न्यूट्रलिटी की। जब जियो स्टार्ट हुआ था, ठीक है, तो तब भी हमारे पास ये आई थी। रिलायंस ने जो अपने फोन निकाले थे उसमें भी ये चीजें उठी थी। इसका मतलब ये था कि एक बार जब ये मीडिया में ज्यादा आई थी तो इस तरह की न्यूज आ रही थी कि जो ये टेलीकॉम कंपनी है, ये सोच रही है कि वेबसाइट के अकॉर्डिंग पेमेंट लें। जो आप रिचार्ज कराते हो अभी, रिचार्ज कराने पे आप किसी भी कोई सी भी साइट देखो, ठीक है, आपने पेमेंट किया है, आपके पास डेटा है, उस डेटा से आप कोई एजुकेशनल साइट देखो, ठीक है, आप वीडियो देखो, यूट्यूब देखो, ठीक है, या आप ब्राउजिंग करो, कुछ भी करो, तो वो सब क्या है, सब सेम ही है। तो जितना जिसमें डेटा लगता है उतना ही सबका बराबर चार्ज है, सबका ये है। लेकिन इस तरह की बातें आ रही थी कि भाई इस पर्टिकुलर साइट पर जाने के लिए साइट वाइज साइट हम पेमेंट लेंगे। कुछ चीजें जो है वो फ्री कर देंगे, ठीक है, कुछ चीजें जो है वो हम पेमेंट में रखेंगे। जैसे ये बेसिकली फेसबुक और रिलायंस वाले कर रहे थे, रिलायंस के फोन आ रहे थे, तो वो कह रहे थे रिलायंस के फोन अगर यूज करोगे तो फेसबुक के लिए इंटरनेट की जरूरत नहीं रहेगी, आपको इंटरनेट का रिचार्ज कराने की जरूरत नहीं रहेगी। तो इस तरह की चीजें हुई। तो इसका काफी ज्यादा फिर बाकी कंपनीज ने जो है बाइकाट किया कि ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है, इक्वलिटी होनी चाहिए सब में, कि आप कुछ भी करो, किसी इसका मतलब तो जो चीज फ्री होगी वो ज्यादा यूज होगी, जो नहीं होगी वो कम हो जाएगी उसकी चीजें, ठीक है। तो नेट न्यूट्रलिटी यही बताती है कि जो बेसिकली हमारे आईएसपी है, यानी इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइड करवाते हैं हमारे, ठीक है, एयरटेल, जियो, वोडाफोन, ये जितने भी जो हम करते हैं, तो वो सबको, जितने भी हमारे पास इंटरनेट पे चीजें अवेलेबल हैं, उन सबको इक्वली ट्रीट करें, ठीक है। ये नहीं कि किसी चीज को यूज करने के ज्यादा पेमेंट लगेंगे, किसी को यूज करने का कम पेमेंट लगेगा, किसी को ज्यादा यूज करने के लिए आपको ये डेटा लगेगा, किसी को यूज करने के लिए आपका डेटा नहीं लगेगा। ऐसा नहीं होना चाहिए। देखो, जैसे यहाँ पे हमने लिखा है कि नेटवर्क न्यूट्रलिटी और सिंपली नेट न्यूट्रलिटी is the principle that internet service provider must treat all the internet communications equally and not discriminate or charge differently based on user, ठीक है। आप उनको डिफरेंटली चार्ज नहीं कर सकते, यूजर के बेस पे, कंटेंट के बेस पे, वेबसाइट, प्लेटफॉर्म, एप्लीकेशन या किसी भी चीज के बेस पे आप उसको डिफरेंट डिफरेंट नहीं कर सकते। यानी मेनली सबका ये है कि सबको ट्रीट करा जाए इक्वली, मस्ट ऑल ट्रीट कम्युनिकेशन इक्वली, ठीक है, सबसे इक्वल चार्ज लिया जाए। कोई सी भी आप साइट खोले, आपने रिचार्ज कराया तो आपकी मर्जी, आप किसी भी तरह से उसको, क्या नाम जी, आप चाहे एसपी शर्मा क्लासेस की वीडियो देखने के लिए करें, चाहे एसपी शर्मा क्लासेस पर टेस्ट देने के लिए करें, ठीक है, या आप ऑनलाइन क्लास अटेंड करने के लिए करें, या जो भी आपके पास, आप गूगल पे कुछ ब्राउज करने के लिए करें, ठीक है, आप न्यूज देखने के लिए करें, कैसे भी करें, तो वो सब आपकी मर्जी है। तो नेट न्यूट्रलिटी ये है। फिर इंटरनेट एज एन इको चैम्बर, ये इंटरनेट का एक दूसरा इशू है। इको चैम्बर क्या है? इको चैम्बर का मतलब है ये इंटरनेट कुछ पर्टिकुलर लोगों के ग्रुप के हाथों में है, वो जैसे चाहे उस तरह से दुनिया को यूज कर रहे हैं, ठीक है, इंफॉर्मेशन को यूज करके प्रेजेंट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन। बेसिकली जैसे फेसबुक है, गूगल है, ट्विटर है, आप ये करते हैं तो वहां पे ये सोशल मीडिया पे कोई चीज बार बार एक ही चीज आप करते रहोगे तो उसी के अकॉर्डिंग लोग उसमें बहुत सारे जुड़े हुए हैं, तो वो उसी के अकॉर्डिंग ट्रीट करने लगते हैं, समझने लगते हैं चीजों को, ठीक है। तो बेसिकली कुछ लोगों के पास, चाहे वेब एप्स पे हो, सोशल मीडिया पे हो, किसी पे भी, तो उन्होंने एक इको चैम्बर बना रखा है। तो उन लोगों को जो ये कंट्रोल करने हैं, जो मेन चीजें पोस्ट कर रहे हैं वहां पे, जिसको फैला रहे हैं, उनको बोलते हैं हम इको चैम्बर। तो उसी के अकॉर्डिंग वो जो है माइंड चेंज करते हैं लोगों के सोचने की, उनको एडवर्टाइजमेंट कैसा देना उस तरीके से भी यूज करा जाता है। बेसिकली बार बार आपको क्या करते हैं,
पर्टिकुलर ऐड देते हैं, लोगों का पता करते हैं ये क्या है, सोशल मीडिया से क्या क्या पसंद करते हैं, उसी के अकॉर्डिंग आपको एडवर्टाइजमेंट देते हैं, चाहे आपको देखने भी हैं नहीं भी देखने, ठीक है, आपको जबरदस्ती भी दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो इसमें यूज होती हैं। तीसरी प्रॉब्लम है इंटरनेट एडिक्शन, ठीक है। इंटरनेट एडिक्शन का मतलब है बेसिकली आप जानते हैं किसी भी चीज की एडिक्शन हो जानी, ऐसे इंटरनेट की भी एडिक्शन हो जाती है। आप छोटे छोटे बच्चों को देखेंगे, उनको कार्टून देखने का बहुत ज्यादा वो हो जाता है, ठीक है, वे बिना मोबाइल के जो है रोने लगते हैं, उन्हें मोबाइल चाहिए, हर टाइम मोबाइल चाहिए। ऐसे किसी को व्हाट्सएप चलाने का बड़ा एडिक्शन है, उसको जरा जरा सी देर में वो व्हाट्सएप ओपन करके देखेंगे क्या हो रहा है क्या हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, ये एडिक्शन है। भाई आप बिना मोबाइल के रह नहीं पाओगे, बिना इंटरनेट के रह नहीं पाओगे। आप खाए बगैर रह जाओगे एक दो दिन, लेकिन आप इंटरनेट का रिचार्ज करे बगैर नहीं रह पाएगा कोई, ठीक है। जो एडिक्शन है उसको वो नहीं रह पाएगा, बेसिकली उसको हर टाइम इंटरनेट चाहिए। अगर इंटरनेट नहीं मिलेगा उसको, तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा, ठीक है, उसको आइसोलेशन वगैरह हो जाएगी, उसको अलग तरह की बेसिकली प्रॉब्लम्स होती रहती हैं, उसका मूड खराब होगा इस तरह से, ठीक है। तो बेसिकली ये होगा, इससे नुकसान भी है, और ज्यादा आप इंटरनेट देखोगे आपकी आंखों की प्रॉब्लम होगी, ड्राई हो जाएंगी, आपकी विजन की प्रॉब्लम हो जाएगी। आप बैठे रहोगे देखे जाओगे तो आपकी वेट गेन हो सकता है, ठीक है, कुछ कर नहीं रही आप लेटे हुए देख रहे, नेक पेन हो सकता है, ठीक है, हेडेक हो सकती है ज्यादा देखने के, तो ये सारी प्रॉब्लम यहाँ पे हो सकती है इसमें। क्लाउड अटैक, इंटरनेट पे आप देखते हैं तो अटैक भी आपको पहले पढ़ाए थे, साइबर अटैक्स वगैरह, ऐसे ही क्लाउड अटैक हो सकते हैं, ठीक है, डेटा वगैरह की हुए होते हैं। एआई बिल्ट सिक्योरिटी इशू, आप एआई बिल्ट मतलब आप जैसे रोबोट्स वगैरह होते हैं वो तो आपको पता ही है, तो एआई के थ्रू आपने बना लिया, लेकिन उसमें अगर सिक्योरिटी का कुछ भी वो हो गया तो उसका बहुत मिसयूज हो सकता है। जैसे आपने रोबोट मूवी देखी होगी, तो उसमें जो रोबोट है अगर उसको हैक कर लिया किसी दूसरी पार्टी ने, उसको मिसयूज तरीके करने लगा, उसकी प्रोग्रामिंग देख के प्रोग्रामिंग चेंज कर ली, आपने बनाया अपने लिए, किसी दूसरे ने उठाकर उस पर कंट्रोल कर लिया, तो वो प्रॉब्लम हो सकती है वहां पर, तो उनको हमें देखना पड़ता है, ठीक है। ये बोटनेट प्रॉब्लम, बोटनेट ये रोबोट से रिलेटेड है। तो बोटनेट जो होता है बेसिकली बहुत सारे कंप्यूटर के बारे में बोलते हैं हम यहाँ पर। इसमें क्या होता है बोटनेट में बेसिकली एक तरह से हमारे पास एक ग्रुप होता है कंप्यूटर्स का, और वे ऐसे कंप्यूटर जिनमें कोई वायरस है, मेलवेयर है, ठीक है, और उनको कंट्रोल किया हुआ है किसी हैकर्स ने, और उसके बेस पे जो है वो बाकी जगह जो है उनको स्प्रेड करता है, फैलाता है। तो देखो यहाँ पे लिखा है ए बोटनेट इज ए कलेक्शन ऑफ इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस, ठीक है। बोटनेट क्या होता है, कलेक्शन ऑफ कनेक्टेड डिवाइस जो इन्फेक्टेड है बाई मेलवेयर, मेलवेयर में वायरस वगैरह भी हो सकते हैं, ठीक है, और दैट अलाउ हैकर टू कंट्रोल देम। ऐसे इंटरनेट कनेक्टेड डिवाइस जिसमें कोई मेलवेयर आया हुआ है, जिसके थ्रू वो हैकर्स को कंट्रोल करना अलाउ कर सकती है, मतलब उनको हैकर्स कंट्रोल कर सकते हैं। तो साइबर क्रिमिनल यूज बोटनेट, साइबर क्रिमिनल इन बोटनेट का यूज करते हैं टू इंस्टिगेट बोटनेट अटैक, वो बोटनेट अटैक करेंगे फिर वहां पर, विच इंक्लूड कैसे कैसे मैलिशियस एक्टिविटी कर सकते हैं, सच एज कंडीशनल लीक कर सकते हैं, अनऑथराइज एक्सेस कर सकते हैं, डेटा थेफ्ट कर सकते हैं, या डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस कर सकते हैं। जैसे आपको डिनाइल ऑफ सर्विस बताया था, डीओएस, डिनाइल ऑफ सर्विस में क्या है, आप पर्टिकुलर किसी वेबसाइट पे जाने से यूजर को रोक देते हो, उसको अन वो कर देते हो, मतलब यूज में नहीं है वो, ठीक है, तो वहां पर अनरीचेबल आप उसको कर दोगे, तो यहाँ पे वहां पर्टिकुलर एक के लिए डीओएस में, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब मल्टीपल्स को आप कर सकते हैं। तो ये हमारे पास बोट नेट है, मतलब कुछ ऐसी सिस्टम आपके नेटवर्क में मान लिया 100 सिस्टम है आपके, उसमें एक दो सिस्टम ऐसे हैं जिन सिस्टम में वायरस वगैरह आ गए हैं। अब उन सिस्टम में जो है कंट्रोल कर लिया उन सिस्टम को हैकर्स ने, अब वो उन सिस्टम्स के थ्रू बाकी सारे सिस्टम्स को भी प्रॉब्लम करते हैं, वहां से आइडेंटिटी आपके नेटवर्क की लेके आइडेंटिटी वगैरह या अनऑथराइज एक्सेस कर लेते हैं, ठीक है, या डेटा थेफ्ट कर लेते हैं। तो द नंबर ऑफ बोट्स विल वेरी फ्रॉम बोटनेट टू बोटनेट, कितने बोट होंगे किसी नेटवर्क के अंदर, कितने सिस्टम है, तो वो डिपेंड करता है, किसी में 10 है, किसी में 20 है, किसी में 2 है, इस तरह डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी ऑफ द बोटनेट ओनर टू इन्फेक्टेड अनप्रोटेक्टेड डिवाइस कितनी है।
तो ये हमारे पास यहाँ पे नेट न्यूट्रलिटी, इंटरनेट एज एन इको चैम्बर, इंटरनेट एडिक्शन, क्लाउड अटैक्स, एआई बिल्ड सिक्योरिटी इशू, बॉटनेट प्रॉब्लम, ये कुछ मेन जो है इंटरनेट के इश्यूज है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा वेब बीकॉन। वेब बीकॉन्स क्या होते हैं? वेब बीकॉन्स एक तरह से आपके सिस्टम को, या आप जो भी इंटरनेट पर कुछ भी काम कर रहे हो, ठीक है, उसको मॉनिटर करते हैं, आपको ट्रैक करते हैं ये बेसिकली। जैसे कुकीज होती है, कुकीज ट्रैक करती है, लेकिन कुकीज आप किसी वेबसाइट को ओपन करोगे तो वहां पे ऑप्शन भी आता है कि अलाउ करना कुकी, डिक्लाइन करना कुकी, तो आप कुकीज को डिक्लाइन भी कर सकते हो, कुकीज को डिसेबल भी कर सकते हो, लेकिन वेब बीकॉन को आप डिसेबल नहीं कर सकते। ये आपको जो है पीछे से बैठे, ये स्पाईवेयर की तरह है, आप क्या कर रहे हो इंटरनेट पे वो सारी चीज मॉनिटर होती रहती है। आपकी हर एक्टिविटी, जो भी आप इंटरनेट पे ओपन कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, वो आपकी वेब बीकॉन के द्वारा यूज होती रहती है। वेब बीकॉन बेसिकली एक हमारे पास इमेजेस होती है 1x1 पिक्सल की, बहुत छोटी सी इमेजेस बनती है, उसमें आपकी एक्टिविटी ट्रैक होती रहती है, ठीक है। तो उसके थ्रू आप ने जो भी ओपन किया है, चाहे आप हिस्ट्री डिलीट कर दो, कुछ भी डिलीट कर दो, आप ब्राउजर पे जो भी एक्टिविटी कर रहे हो वो कहीं ना कहीं आपकी सेव होती रहती है। उससे यूजर को आइडेंटिफाई कर लिया जाता है फिर कि यूजर कौन था, किसने इस साइट को एक्सेस किया। ये बेसिकली इसलिए यूज करी जाती है, जैसे आप कोई वेबसाइट ओपन करते हो तो वहां पर देखते हो ना, इस वेबसाइट पे इतने यूजर आ गए हैं, इतने विजिट हो गए हैं, इतने यूनिक विजिट हो गए, तो एनालिटिक्स करने के लिए यूज करी जाती है। ये बेसिकली हार्मफुल नहीं होते कि आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन लेना, ऐसी कुछ वो नहीं है। इनका मेन पर्पज ये होता है कि भाई किसी साइट पे के एनालिटिक्स जो है साइट का, उसको मेंटेन करना, उसको देखना कि उस साइट पे कितने यूजर आ रहे हैं, उस यूजर ने कौन कौन से पेज खोले, वो कितनी देर रहा, ये चीजें मेनली इसमें वेब बीकॉन में हम देखते हैं, ठीक है। तो देखो जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेब बीकॉन्स आर टिपिकली यूज्ड बाय थर्ड पार्टी टू मॉनिटर द एक्टिविटी ऑफ यूजर एट ए वेबसाइट फॉर द पर्पज ऑफ वेब एनालिटिक्स और वेब टैगिंग। पेज टैगिंग या वेब एनालिटिक्स के लिए यूज करते हैं। तो ए वेब बीकॉन गेट्स योर कंप्यूटर थ्रू एन ईमेल, ठीक है। तो आपके कंप्यूटर को में जो भी आप यूज कर रहे हो सारी चीजें, वेबसाइट्स वगैरह, वो टैगिंग करेगा, वो उसको एनालिटिक्स करने के लिए वेब को। और इट कैन बी वेब पेज दैट यू विजिट, या तो ये मेल के थ्रू आपके कंप्यूटर में आ सकता है, या वेब पेज जिस पर आप विजिट कर रहे हैं। सम पीपल माइट कॉल इट स्पाईवेयर भी हम इसको बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर देखो बेसिकली ये लिखा, इन दैट इट इज यूज्ड टू टेक नोट ऑफ योर ऑनलाइन एक्टिविटी, बट इन मोस्ट केस स्पेशली विद वेबसाइट। मेनली ये आपकी एक्टिविटी जो है वेबसाइट पे देखता है, आप वेबसाइट पे क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं। इट्स नॉट देयर टू डू एनी हार्म, कोई हार्मफुल चीजें नहीं होती इसमें। बेसिकली आपकी एक्टिविटी देख के यही बताता है कि आपने कौन सी वेबसाइट विजिट करी, उसके कौन से पेज खोले, कितनी देर उस वेबसाइट पे रही है। तो वेब बीकॉन को हम क्लियर जीआईएफ भी बोलते हैं, ठीक है। तो विच आर ऑल्सो नोन एज क्लियर जीआईएफ या वेब बग्स या पिक्सल टैग्स बोलते हैं, आर आल्सो यूज्ड इन कॉम्बिनेशन विद कुकीज, जो कुकीज के साथ कॉम्बिनेशन में यूज करे जाते हैं। अब दे आर images that are part of web pages. At Monster Web Beacon allow us to count the user who have visited certain pages and to generate statistics about how our site is used. ठीक है। तो स्टेटिक्स हम निकाल रहे हैं, एनालिटिक्स निकाल रहे हैं वेबसाइट का, वेब पेजेस का, उसके लिए हम यूज कर रहे हैं। तो दे आर नॉट यूज टू एक्सेस पर्सनल आइडेंटिफिकेबल इंफॉर्मेशन, आपकी कोई पर्सनल इंफॉर्मेशन ये एक्सेस नहीं करते हैं। अनलाइक कुकीज यू कैन नॉट डिक्लाइन वेब बीकॉन, इनको आप डिक्लाइन नहीं कर सकते। हाउएवर सेटिंग योर ब्राउजर टू डिक्लाइन कुकीज को आप डिक्लाइन कर सकते हैं, जबकि इनको आप नहीं कर सकते। क्लियर जीआईएफ, यहाँ पे बताया क्लियर जीआईएफ, ये क्या है? क्लियर जीआईएफ एक ट्रांसपेरेंट ग्राफिक इमेज होती है जो 1 पिक्सल इंटू 1 पिक्सल की होती है, दैट इज प्लेस ऑन ए साइट, ठीक है। द यूज ऑफ क्लियर जीआईएफ अलाउ द साइट टू मेजर द एक्शन ऑफ द विजिटर ओपनिंग द पेज दैट कंटेन द क्लियर जीआईएफ, ठीक है। तो मतलब ये वेब बीकॉन है,
जो क्लियर GIF है ये आपके वेब पेज पे आ जाती है, और वेब पेज पे फिर हम काउंट करते रहते हैं उस पर, जिस वेब पेज पे आते हैं, जिस वेब पेज पे ये लगी रहती है वहां पे हम एक्टिविटी काउंट करते हैं। ठीक है, इसके बाद देखो यहाँ पे हम पढ़ते हैं मोबाइल कम्युनिकेशन से रिलेटेड कुछ चीजें। तो मोबाइल कम्युनिकेशन में जो हमारे पास 1G 2G ये यूज होते हैं, ये क्या है बेसिकली देखो, जो हमारे पास 1G मोबाइल कम्युनिकेशन का नेटवर्क था, ठीक है, इससे पहले 0GB था। तो 1G में हमारे पास ए नेटवर्क, बी नेटवर्क या सी नेटवर्क टाइप के नेटवर्क हम यूज करते थे। ठीक है, 2G में CDM में GSM यूज हुए थे, 2.5G में GPRS यूज हुआ था, 2.75G ये लगभग 3G की तरह हो गया था। इसको 3G में भी हम कन्वर्ट कर लेते थे, तो एज का यूज होता था। आपके पास मोबाइल में सिम है अगर 3G का, तो उस पर एज के सिग्नल आएंगे। ठीक है, या UMTS के आते हैं या HSPA के आते हैं। 3.9G है, इसको हम 4G भी बोल देते हैं, तो उसमें LT या LTE या वोल्टी वगैरह ये यूज करते हैं। ठीक है, वोल्टी हमारे पास यहीं पे यूज होता है इसमें, और एक हमारे पास 5G है। तो इनके बारे में हम अभी यहाँ पे पढ़ेंगे कि इसमें क्या चीजें यूज होती हैं। तो सबसे पहले हम 1G के बारे में देखते हैं, 1G नेटवर्क यानी फर्स्ट जनरेशन। ठीक है, तो फर्स्ट जनरेशन में जो बेसिकली एनालॉग वॉइस होती थी, इसमें कोई डेटा वगैरह का वो नहीं होता था, केवल वॉइस, एनालॉग वॉइस हम ट्रांसफर करते थे मोबाइल के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू। मोबाइल मतलब यहाँ पे ये सारे के सारे वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, यानी वायरलेस मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। तो 1G रेफर टू द फर्स्ट जनरेशन ऑफ वायरलेस सेलुलर टेक्नोलॉजी यानी मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन। दीज आर एनालॉग टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड थे, ठीक है, दैट वर इंट्रोड्यूस इन 1980 एंड कंटिन्यू अंटिल बीइंग रिप्लेस्ड बाय 2G। जब तक 2G का नहीं आया था, 2G में हम डिजिटल यूज करते थे। 1G में एनालॉग सिग्नल पास होते थे, 2G में डिजिटल सिग्नल पास होते थे। तो मेन डिफरेंस जो है दो मोबाइल में 1G और 2G में क्या है, रेडियो सिग्नल का। ठीक है, 1G जो है एनालॉग को यूज कर रहा है, 2G जो है डिजिटल। तो यानी 2G में हमारे पास डिजिटल वॉइस होने लगी, और जब 2.5G हमने करा तो मोबाइल का डेटा भी यूज होने लगा, यानी आप इंटरनेट के थ्रू वो भी करने लगे, नेट वगैरह भी चला, वो मोबाइल के थ्रू आप जो है नेट भी चलाने लगे। आपने देखा होगा 2G नेटवर्क पे आप वो चलाते थे, इंटरनेट एक्सेस करते थे, तो मोबाइल का डेटा भी आप यूज करने लगे थे वहाँ पे। तो इसमें जो हमारे पास 2G नेटवर्क है, 2G नेटवर्क में कौन कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई, एक हुई CDM में। CDM में आपको पढ़ाया हुआ है पहले नेटवर्किंग में भी। CDM में का मतलब होता है कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। ठीक है, जिसमें हमारे पास एक बैंडविड्थ पे ही हमारे पास हाई बैंडविड्थ होती है, और उसी में हम मल्टीपल स्टेशन का डेटा एक साथ लेके चले जाते हैं। ये एक मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक होती है, विच अलाउ मल्टीपल सिग्नल टू ऑक्यूपाई ए सिंगल ट्रांसमिशन चैनल। ठीक है, और ऑप्टिमाइज कर लेते हैं हम जो भी अवेलेबल बैंडविड्थ होती है। मतलब हमारे पास जितने भी चैनल है, स्टेशन है मान लिया, यहीं पे सबका डेटा एक ही साथ जाता है। ठीक है, एक ही साथ सबका मान लिया, इस ये स्टेशन S1 है, ये S2 है, S3 है, S4 है, इसने डेटा D1 D2 D3 D4 ऐसा डेटा है। तो हर डेटा के साथ हर स्टेशन पे एक कोड बन जाता है, C1 C2 C3 और C4। ठीक है, तो हमारे पास सबका डेटा इकट्ठा इसमें जाता है, जैसे D1 C1 प्लस D2 C2 प्लस D3 C3 प्लस D4 C4, ऐसे करके हम डेटा को ट्रांसफर करते हैं। ये बेसिकली इसी तरह से है कि जैसे आपके पास पोस्ट ऑफिस होता है, पोस्ट ऑफिस में ये नहीं होता कि एक बंदा जाके वहां पे अपना लेटर डाल के आ गया, वही लेटर लेके चल दिए। पोस्ट ऑफिस वाले वे ऐसा नहीं करते, वो इकट्ठे कर लेते हैं पूरे दिन में जितने आए हैं उन सबको एक साथ लेके जाते हैं, एक एक का थोड़ी लेके जाएंगे। ठीक है, कि अभी जिसका आया उसको ही लेकर चल दो, ऐसा नहीं है। पूरे दिन में जिसका जितना भी आया उनको सबको इकट्ठा लेकर चल देना। तो उस तरह से हमारा CDM में भी काम करता था। फिर उसके बाद GSM यूज हुआ। तो GSM जो है ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन, ये GSM की फुल फॉर्म होती है। CDM में की फुल फॉर्म ये है, कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस। GSM की ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। ये एक स्टैंडर्ड है, डेवलप किया गया बाय यूरोपियन टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट।
यानी ETSI ने इसको डेवलप किया, और ये सेकंड जनरेशन के प्रोटोकॉल को फॉलो करता है, यानी स्टैंडर्ड को फॉलो करता है। तो इसके अंदर क्या है, डिजिटल जो मोबाइल नेटवर्क है हमारे यूज करे जाते हैं मोबाइल डिवाइस में, सच एज मोबाइल फोन या टैबलेट में। तो ये सबसे पहले फिनलैंड में डिप्लॉय किया गया था 1991 में, और मिड 2010 में इट बिकम द ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर मोबाइल कम्युनिकेशन। शुरू में ये वहां पे चला, और जब 2010 में आते आते ये पूरे ग्लोबल में हो गया, और 90% मार्केट GSM ने कैप्चर कर ली पूरे वर्ल्ड की। ठीक है, CDMA को इसने हटा दिया। अब GSM ही आप सब सिम यूज करते हैं, CDM में सिम कौन यूज करता है, बहुत ही कम हो गए। अब तक तो 2020 तक आते आते तो लगभग ना के बराबर ही हो गए CDM में। तो एंड ऑपरेटिंग इन 193 कंट्री में ये आ गया था 2010 तक। तो 2G नेटवर्क डेवलप एज रिप्लेसमेंट ऑफ फर्स्ट जी नेटवर्क, जहाँ पे हमारे पास एनालॉग सिग्नल थे, यहाँ पे डिजिटल सिग्नल यूज होते हैं, सर्किट स्विचिंग नेटवर्क का यूज होता है, और ये फुल डुप्लेक्स मोड में काम करता है। फुल डुप्लेक्स मोड का मतलब आप GSM के थ्रू दोनों तरफ से बात कर सकते हो, बेसिकली साथ के साथ, इधर से आपकी वॉइस भी जा रही है, उधर से भी आ रही है, साथ के साथ दोनों बात कर सकते हैं। फिर इसमें GPRS शुरू हुआ। ठीक है, GPRS भी हमारे पास 2G टेक्नोलॉजी में यूज होता है। GPRS की फुल फॉर्म होती है जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम। जनरल पैकेट रेडियो सिस्टम, इसको हम GPRS बोलते हैं। ये थर्ड जनरेशन की तरफ बढ़ने के हमारे पास एक स्टेप था टूवर्ड्स इंटरनेट एक्सेस, कि हम इंटरनेट को एक्सेस करें, इसमें GSM के थ्रू इंटरनेट को एक्सेस करें। तो GPRS को ऑल्सो नोन है GSM-IP, यानी ग्लोबल सिस्टम मोबाइल कम्युनिकेशन इंटरनेट प्रोटोकॉल भी बोलते हैं। ठीक है, एज इट कीप द यूजर ऑफ दिस सिस्टम ऑनलाइन, यानी यूजर को वो ऑनलाइन लेके जाता है। जब आप वॉइस कॉल कर रहे हैं उसी टाइम पे आप इंटरनेट भी यूज कर पाओगे। पहले क्या हो रहा था बेसिकली, जब तक ये नहीं था कि आप अगर वॉइस कॉल कर रहे हैं तो इंटरनेट बंद हो जाता था, इंटरनेट चला हुआ है तो वॉइस कॉल नहीं चलेगी, मतलब जैसे ही आपने फोन मिलाया तो आपका इंटरनेट बंद हो गया। लेकिन अब आप देखते हो, आप फोन कॉल भी कर सकते हो साथ के साथ व्हाट्सएप भी चला सकते हो। ठीक है, तो दोनों साथ के साथ चल रही है। तो इसने अलाउ करा कि वॉइस कॉल और एक्सेस कर सकते हैं आप इंटरनेट को साथ के साथ, इस तरह से ये टेक्नोलॉजी लेके आ रहा था। इसमें टाइम डिवीजन मल्टीपल एक्सेस का यूज किया गया, जैसे हमारे पास CDM में था ऐसे ये TDM में है। तो यूज बेनिफिट फ्रॉम दिस सिस्टम एज प्रोवाइड पैकेट रेडियो एक्सेस। तो ये उसकी तरफ हमारे पास एक स्टेप था कि आप मोबाइल डेटा का यूज करना शुरू करें। ठीक है, तो GPRS also permit the network operator to execute internet protocol based core architecture for integrated voice and data application। ठीक है, आप उसमें यूज करो, और फिर बाद में इसको जो है 3G टेक्नोलॉजी में एक्सपेंड कर दिया गया। इसके बाद एक टेक्नोलॉजी है इसमें, एज टेक्नोलॉजी। एज का मतलब है हमारे पास इनहांस डेटा GSM इवोल्यूशन। ठीक है, तो ये जो GSM है, GSM का ही हमारे पास इनहांस वर्जन है, जिसमें हम GPRS एंड एज बोथ आर 2G टेक्नोलॉजी है, बट एज इज सिग्निफिकेंटली फास्टर होती है। ठीक है, जो GPRS से ये फास्टर काम करती है, विद डाउनलोडेड स्पीड अप टू 384 kbps तक की ये डाउनलोड स्पीड दे देता है। इसको हम 2.75G नेटवर्क भी बोलते हैं। ठीक है, एंड इट इज ऑल्सो हैज सम कैरेक्टरिस्टिक ऑफ 3G नेटवर्क की भी होती हैं। तो आपके पास कभी कभी जो है, जब आप 3G यूज करते हैं, 2G 3G यूज करें, कभी कभी आपको एच भी दिखा देता है वहां पर, कभी कभी HSPS भी आपके नेटवर्क में यूज करता है। अब आजकल तो सब 4G यूज करते हैं, तो पहले जब हम यूज करते थे तब GPRS, एज, UMTS, HSPA ये सब यूज होते थे नेटवर्क। आजकल सब वोल्टी यूज होते हैं या LTE आते हैं। ठीक है, 4G में। तो यहाँ पर 3G है, 3G टेक्नोलॉजी में जो है UMTS। ठीक है, इसका यूज हुआ। UMTS का मतलब है यूनिवर्सल मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन सर्विस। ये एक थर्ड जनरेशन का ब्रॉडबैंड है। यहाँ पे हमने ब्रॉडबैंड सर्विस शुरू कर दी मोबाइल के अंदर भी। तो पैकेट स्विचिंग पे बेस है, यहाँ पे आप टेक्स्ट भी भेज सकते हो,
डिजिटल वॉइस भी भेज सकते हो, वीडियो भी भेज सकते हो, मल्टीमीडिया भी भेज सकते हो 2 मेगा बिट्स पर सेकंड की स्पीड से, 2 एमबीपीएस की स्पीड पे काम करने लगा। यूएमटीएस यूज वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सेस, तो ये डब्ल्यूसीडीएमए का यूज करता था। जो यूएमटीएस है ये डब्ल्यूसीडीएमए का यूज करता है, वाइड बैंड कोड डिवीजन मल्टीपल एक्सिस का। रेडियो एक्सिस टेक्नोलॉजी है जो प्रोवाइड करती है ग्रेटर इफिशिएंसी और बैंडविड्थ मोबाइल नेटवर्क ऑपरेटर। सीडीएमए की बैंडविड्थ से डब्ल्यूसीडीएमए की बैंडविड्थ और इफिशिएंसी ज्यादा होती है। फिर इसमें एक है एचएसपीए टेक्नोलॉजी। तो एचएसपीए टेक्नोलॉजी ये है हाई स्पीड पैकेट एक्सेस, ठीक है। जो यूएमटीएस का ही हाई स्पीड वर्जन है, ये हाई स्पीड पैकेट स्विच पैकेट एक्सेस। इसमें दो तरह के होते हैं, अपलोडिंग का भी और डाउनलोडिंग का भी, अलग अलग दिया गया है। तो ये 3G मोबाइल ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है, ठीक है, जिसमें हमारे पास एक्चुअली जो है दो स्पेसिफिक प्रोटोकॉल हम यूज करते हैं। एक होता है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस यानी HSDPA। जब आप डाउनलोड करें तो उसके लिए जो प्रोटोकॉल यूज होगा वो है हाई स्पीड डाउनलिंक पैकेट एक्सेस, और अपलोड करने के लिए हाई स्पीड अपलिंक पैकेट एक्सेस, ये हम यूज करते हैं, ठीक है। अब हम 4G की तरफ चलते हैं। बेसिकली जैसे LTE है, LTE बेसिकली 4G नहीं होता है, LTE वैसे 3G होता है, लेकिन 4G मोबाइल में भी LTE का हम यूज कर लेते हैं, ठीक है। LTE 4G में भी आपका वो होता है, तो वो हम कैसे यूज करेंगे नॉर्मली वो हम देखेंगे, ठीक है। तो देखो जैसे हमारे पास यहाँ पे लिखा इन टेलीकम्युनिकेशन, LTE की फुल फॉर्म होती है, ये बेसिकली मोबाइल को ब्रॉडबैंड में लेके आ गई हम पूरी तरह से जब LTE हमने यूज करा। तो LTE की फुल फॉर्म होती है लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन। इनमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इनकी फुल फॉर्म ही है। आपको इनकी फुल फॉर्म सबकी याद रखनी, जो भी टर्म्स हम यूज करें, GSM, CDMA, एज, UMTS, HSPA, HSDPA, HSUPA, तो इनकी LTE, वोल्टी, इनकी सबकी फुल फॉर्म आपको पता होनी चाहिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है। तो लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन इज ए स्टैंडर्ड फॉर वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन फॉर मोबाइल डिवाइस एंड डेटा टर्मिनल, यानी ये एक वायरलेस ब्रॉडबैंड कम्युनिकेशन है मोबाइल डिवाइस के लिए, आप डेटा टर्मिनल के लिए यूज कर सकते हैं, जो बेस है GSM या एज, UMTS, HSPA टेक्नोलॉजी पर। इट इंक्रीज द कैपेसिटी एंड यूज। उनसे कैसे डिफरेंस है इसमें, तो डिफरेंस ये है कि इसकी कैपेसिटी स्पीड जो है बाकी से ज्यादा इम्प्रूव है, ठीक है, फास्ट है। अब देखो इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे इसमें लिखा हुआ है कि LTE has been marketed both as 4G LTE या एडवांस 4G। ये मार्केट में इस तरह से हमने रिप्रेजेंट किया, इसकी मार्केटिंग की है कि ये जो है 4G नेटवर्क होता है, बट इट डज नॉट मीट द टेक्निकल क्राइटेरिया ऑफ 4G वायरलेस। टेक्निकली ये 4G नहीं होता है, लेकिन मार्केटिंग इसकी इस तरह से करी है, टेलीकम्युनिकेशन कंपनी ने इसको 4G के नाम से बेचते हैं, लेकिन बेसिकली ये 3.95G है। कुछ चीजें 4G की ये नहीं करता। तो बेसिकली 3GPP, ठीक है, जो थर्ड जनरेशन जो है हमारे पास पार्टनरशिप प्रोग्राम है, उसने रिलीज किए हैं 8 और 9 डॉक्यूमेंट की सीरीज LTE एडवांस के लिए, उसमें ये स्पेसिफाई नहीं करता उसकी सारी कंडीशन, तो इसको हम नॉर्मली 3.95G बोलते हैं। इसके बाद है LTE प्लस, LTE प्लस बोल दो या LTE एडवांस बोल देते हैं। कुछ देशों में, कुछ कंट्री में जब हम LTE यूज करते हैं तो उनके मोबाइल नेटवर्क पे LTE प्लस लिखा आता है, और कुछ कंट्रीज में, ठीक है, LTE लिखा आता है। वो जो है वो कंट्री वाइज जो है वहाँ पे यूज कर रहे हैं, टेलीकम्युनिकेशन उन्होंने यूज किया हुआ है मोबाइल कंपनी ने, दोनों एक ही चीज है। LTE प्लस और LTE एग्जैक्टली द सेम, द टर्म आर यूज इंटरचेंजेबली बिकॉज सम कैरीज इन सम कंट्री डिसाइडेड टू यूज वन और अदर, कहीं भी कैसे भी यूज कर। दिस टेक्नोलॉजी इज बेसिकली बेस्ड ऑन द बेसिक LTE पे बेस है, ठीक है, एक्सेप्ट दैट द डाटा ट्रांसफर स्पीड आर ट्रिपल और इवन फास्टर देन LTE।
LTE प्लस की स्पीड जो होती है डेटा ट्रांसफर से कि LTE से फास्टर होती है, लगभग ट्रिपल तक भी पहुंच जाती है। ठीक है, तो ये 4G नेटवर्क के स्टैंडर्ड जो है फॉलो करता है। इसके बाद 4 यहाँ पे हम यूज करते हैं वोल्टी। वोल्टी क्या है हमारे पास? तो वोल्टी इज ए टेक्नोलॉजी वेयर साइमल्टेनियसली यू कैन सेंड वॉइस। अब जैसे अभी आपको बताया था कि वोल्टी के साथ हम साइमल्टेनियसली ऐसे कर सकते हैं 4G में कि आप वॉइस भी भेज रहे हो, डेटा भी भेज रहे हो सेम नेटवर्क में। आप जो है कॉल भी कर रहे हो, आप ब्राउजिंग भी कर सकते हो, उसी टाइम पे आपकी कॉल भी चल रही है, आपने साइलेंट करके कोई यूट्यूब भी चला रहे हो उसी टाइम पे। ठीक है, तो दोनों साथ साथ चल सकती हैं आपकी सेम मोबाइल नेटवर्क पे, आपको बंद करने की जरूरत नहीं। सो वी कैन से दैट इज डिजाइन फॉर बोथ वॉइस एंड डेटा ट्रैफिक। जो नॉर्मल LTE होता है उसमें क्या होता है, जो 3.95 LTE है, इफ यू मेक ए वॉइस कॉल, अगर आप वॉइस कॉल कर रहे हैं एंड यू ऑल्सो कीप योर डेटा कनेक्शन ऑन कर रखा, तो जो क्वालिटी है वॉइस की वो कम हो जाती है। आपका नेट भी चल रहा है और आपका क्या नाम जी जो है कॉल भी करे, तो कॉल की क्वालिटी कम हो जाती है नॉर्मल LTE में। तो in order to make good quality voice call you will have to switch off data। अगर अच्छी आपको क्वालिटी चाहिए वॉइस कॉल की तो आपको डेटा बंद करना पड़ता है। तो इन 3G while you are making phone call to preserve voice quality some phone automatically stop कर देते थे डेटा सर्विस को 3G टेक्नोलॉजी में। ठीक है, तो वहां पर अगर फोन कॉल इसलिए कर देते हैं जिससे आपको क्लियर वॉइस आए, लेकिन जब आप वोल्टी इनेबल फोन यूज करते हैं तो उसमें बिल्कुल क्लियर वॉइस आती है, आपकी वॉइस गुड क्वालिटी की होती है, बिल्कुल भी रिड्यूज नहीं होती, चाहे आप डेटा कनेक्शन ऑन रखो या बंद करो। ठीक है, तो इसीलिए आपको कहा जाता है वोल्टी इनेबल फोन आप यूज करो। आजकल इस तरह से आते हैं सिम आप वोल्टी के यूज करो, तो वहां पर आप सेम उस पर यूज कर सकते हो। ये 5G नेटवर्क इस पे काम चल रहा है, बहुत सारी कंट्रीज में लॉन्च भी हो चुका है 5G नेटवर्क। तो 5G जो है काफी फास्ट है। ठीक है, सबसे पहले जो फोन लॉन्च हुआ 5G का वो सैमसंग गैलेक्सी S10 5G फोन है। ये फर्स्ट स्मार्टफोन है जो 5G नेटवर्क से कनेक्ट हुआ है, सैमसंग का। तो 5G नेटवर्क जो है मोबाइल नेटवर्क है इन विच सर्विस एरिया इज डिवाइडेड इनटू स्मॉल जियोग्राफिकल एरियाज में, यानी हम जिसको सेल्स बोलते हैं। इसमें क्या किया गया है कि सेल्स के रूप में हमने पूरे एरिया को सेल्स के रूप में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, और 5G सेल्स के रूप में डिवाइड कर दिया कि इस एरिया में ये नेटवर्क चलेगा, फिर दूसरे में जाना है तो वहां से एक मेन हेड होगा उसका। ठीक है, मास्टर कंप्यूटर होगा, मास्टर नेटवर्क होगा, वो दूसरे सेल में उसको ट्रांसफर करेगा। तो ऑल 5G वायरलेस डिवाइस इन सेल आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट एंड टेलीफोन नेटवर्क बाय रेडियो वेव थ्रू ए लोकल एंटीना इन द सेल। The main advantage of new network is that they will have greater bandwidth, give faster download speed, evenly up to 10 Gbps तक की स्पीड की ये बात कर रहे हैं कि यहाँ पे हो जाए। तो इसमें जो भी हमारे पास सिग्नल जा रहे हैं, मान लिया इस एरिया में सिग्नल जा रहे हैं, तो फिर हमारे पास ये रेडियो सिग्नल है हमारे पास। बेसिकली हम इनमें रेडियो सिग्नल इस तरह से यूज करते हैं। फिर हमारे पास ये सिग्नल जा रहे हैं, तो जैसे ही आपको एक सेल से दूसरे सेल में जाना, तो जो कॉमन चीजें हैं यहाँ पर वो इसको इसमें ट्रांसफर कर देती है, आगे आगे आपका सिग्नल बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास ये 5G में यूज होंगी। तो 5G टेक्नोलॉजी अभी सभी कंट्रीज में नहीं आई है, धीरे धीरे ये काम चल रहा है। 2019 में ये फोन आया था, 2019 से इस पे काम चल रहा है। ठीक है, तो ये सब चीजें थी इसमें, यहाँ पे इसके बारे में आपको ये करना, तो इनको आप नोट कर लेना, अच्छी तरह से समझ लेना। तो ये आपका कंप्लीट हो गया है। बाकी फिर हम आगे अगली वीडियो में अगले टॉपिक वगैरह कुछ देखेंगे। ठीक है, तब तक के लिए बाय।